ओके, सो CSS में सेलेक्टर का बात कर रहे थे। सेलेक्टर जो है वो बेसिकली एक 6 तरह के सेलेक्टर्स होते हैं। ये 6 तरह का सेलेक्टर का काम क्या है? HTML के जो एलिमेंट्स हैं उनको कॉल करना या फिर उनको सेलेक्ट करना और उनके ऊपर CSS को इम्प्लीमेंट करना। तो अगर हम किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को पकड़ना चाहते हैं तो वो हम आईडी के थ्रू करते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक HTML पेज में एक आईडी जो है वो यूनिक होता है। तो हमेशा यूनिक आईडी होता है और वो स्पेसिफिक आईडी के लिए अगर हम कोई CSS लिखना चाहते हैं तो वैसे सिचुएशन में हम आईडी के थ्रू CSS को सेलेक्ट करते हैं, एलिमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है सेम क्लास को मल्टीपल जगह पे यूज करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं और एक क्लास को हम लेके अलग अलग जगह पे कॉल कर देते हैं, बनाते हैं एक बार और कॉल करते हैं अलग अलग जगह पे। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे अपने फॉर्म वाला एग्जांपल में, जो कि बहुत ही सही सटीक बैठेगा। हम मल्टीपल इनपुट बॉक्स बना रहे थे और वो इनपुट बॉक्स के साथ हम लोग सेम CSS को बार बार लिख रहे थे, जो कि डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट से अच्छा नहीं है, रिपीटेशन हो रहा था। दूसरा है कि हम ऐसा भी क्लास बना सकते हैं जो स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ जाएगा। उस सिचुएशन में हमको बनाना पड़ता है वो एलिमेंट का नाम डॉट क्लास का नाम, और जो भी हम उसके अंदर प्रॉपर्टी डालेंगे वो उस स्पेसिफिक एलिमेंट के साथ अगर वो क्लास यूज किया जाएगा तो वो एक्टिवेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चौथा टाइप है एस्ट्रिक। अब एस्ट्रिक का रिलेशन वहाँ पे है जहाँ पे हम चाहते हैं कि कुछ कुछ आइटम्स ऐसे हों जो मेरे सारे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई कर जाए। जैसे अगर हम एक वेबसाइट बना रहे हैं और चाहते हैं इस पेज के ऊपर जितने भी फॉन्ट का कलर हो सब वाइट कलर का हो जाए, या फिर सबका फॉन्ट फैमिली जो है वो सेम हो, ठीक है। इस तरह का कोई अगर ओवरऑल या फिर ग्लोबल स्टाइल हो जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ये एस्ट्रिक का। दूसरा है सेलेक्ट बाय एलिमेंट, यानी एक एलिमेंट का नाम दे देते हैं और उस एलिमेंट वो एलिमेंट जहां जहां होगा सारे जगह पे वो सेम CSS इम्प्लीमेंट हो जाएगा। चौथा टाइप है कि हम एक सीक्वेंस को लेके CSS लिखते हैं। जैसे कि एक साथ मल्टीपल दे दिया div एंड p, तो इस पेज के ऊपर जितना भी div और जितना p है सबके ऊपर ये सेम CSS अप्लाई हो जाए। तो हम एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ असाइन कर सकते हैं कोई डिफाइन स्टाइल। हम लोग एग्जाम्पल बनाएंगे ये ऊपर से नीचे की तरफ 1 2 3 4 को। और इसके लिए मैंने जो अभी फॉर्म क्रिएट किया था उसी फॉर्म वाले पेज के एग्जांपल का ही यूज़ करता हूँ। बट मैं इस पेज का एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि फॉर सेफ कीपिंग, और मैं इसको सेव करता हूँ। इसका नाम देता हूँ मैं CSS .html। पेज को मैं ओपन भी कर लेता हूँ। इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र में। नाम है CSS सेलेक्टर। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यूनिक जो है वो है ये बटन, एक बटन सबमिट है और एक बटन क्लोज है। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरा एक स्टाइल हो जो स्पेसिफिक सिर्फ इस बटन के ऊपर ही अप्लाई हो और इसके में भी सिर्फ सेव बटन के ऊपर अप्लाई हो, तो सबसे पहले मैं एक आईडी बनाता हूँ। मे बी ये आईडी का नाम मैं दे सकता हूँ सबमिट, और सबमिट को मैं कुछ प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ। ऑलरेडी ये सब प्रॉपर्टी मैंने उसमें लगा के रखा था। सो इस तरह से ब्रेक करके लिखने से होता ये है कि CSS क्लियर दिखता है। अगर मैं एक लाइन में लिखूंगा तो मुझे मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो गुड प्रैक्टिस ये है कि इस तरह से लाइन ब्रेक करके CSS को लिखने के लिए जब भी लिखना हो, ताकि अच्छे से दिखाई पड़े। अब ये जो आईडी है वो मैं अपने सबमिट के साथ लगा देता हूँ। जैसे आईडी लगाते हैं क्या, तो आईडी एंड आईडी इक्वल टू सबमिट, ये डबल कोट में होता है और आगे में यहाँ पे हैश नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक बार ये वाले आईडी को हटा के देखते हैं कि आउटकम क्या होता है।
बटन का स्टाइल जो है वो इस तरह से हो गया। अगर हम ये आईडी इसमें अप्लाई कर देते हैं और इस आईडी के ऊपर यहाँ पे कुछ CSS ऐड किया हुआ है, सो दैट्स वाई क्या होगा, ये जो CSS है वो यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा। इवन मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी कुछ CSS ऐड कर सकता हूँ, जैसे बटन का बैकग्राउंड कलर जो है वो है वाइट, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। सो आई हैव ए ग्रीन बटन, इसका कलर जो है वो है ब्लैक। इस कलर को मैं चाहता हूँ कि मैं कलर, अगर मैं इस कलर को वाइट कर दूंगा तो ग्रीन के ऊपर वाइट सही से ही दिखता है। सो इसको मैंने कर दिया वाइट एंड आई रिफ्रेश इट, तो ये ग्रीन के ऊपर इस तरह से आ गया। साथ में मैं चाहूँ कि ये इसका जो अलाइनमेंट है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, इस अलाइनमेंट को मैं चेंज करना चाहूँ या यहाँ पे ये सेंटर में नहीं दिख रहा है, उस सिचुएशन में मैं इसका पैडिंग थोड़ा घटा देता हूँ, मे बी 5 कर देता हूँ, तो ये थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा सेंटर में आ गया। ओके, नाउ अब हम एग्जांपल देखते हैं कि क्लास का एग्जांपल किस तरह से यूज़ करते हैं। तो जैसा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे इनपुट टाइप हैं जिनका साइज, शेप, कलर सब सेम होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में हम चाहें तो एक क्लास बना सकते हैं। क्लास जब भी बनाते हैं तो आगे में हमको डॉट लगाना होगा, डॉट के बाद लिखना होगा क्लास का नाम। तो हम यहाँ बोल सकते हैं INPUT इनपुट CLS, जैसे एक एक्सटेंशन दे देते हैं, शॉर्ट फॉर्म कुछ लगा देते हैं जिससे कि हम ये बोल सकें कि ये क्लास है, इनपुट क्लास है। ओके, सो सेम टू सेम। और हम क्या चाहते हैं कि जो मेरा बटन, जो मेरा इनपुट टाइप का स्टाइल था, वो सेम इनपुट टाइप का स्टाइल जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। ये मैंने कॉपी कर लिया और मल्टीपल लाइंस में लिखना चाहिए ताकि दिखाई पड़े सही सही। तो उसके लिए हम इसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेक कर लेंगे। ओके, नाउ इट्स लुकिंग गुड। और ये जो इनपुट क्लास है इसको हम असाइन कर देते हैं यहाँ पे। और एक बार पहले देखते हैं कि अगर बिना CSS लगा हुआ रहे तो इनपुट बॉक्स कैसा दिखता है, और देन उसके बाद लगा के देखेंगे। तो अगर CSS नहीं लगा हुआ है तो इनपुट बॉक्स मेरा इस तरह से दिखता है। और अगर मैं इसमें जो अभी क्लास क्रिएट किया वो क्लास में इम्प्लीमेंट कर देता हूँ तो देन इट विल लुक लाइक दिस। ओके, अच्छा, क्लास जो मैंने बनाया, क्लास का खासियत क्या है कि मैं एक बार में सेम क्लास मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ। एक बार में सेम क्लास मल्टीपल जगह पे यूज कर सकता हूँ। तो मैंने एक बार बनाया और इसको 2 जगह पे लगा दिया, कोई चेंजेस नहीं आया क्योंकि ये पहले से भी दिखने में वैसा ही था। मैं इसको हटा के एक बार रिफ्रेश करके फिर से लगाऊंगा ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ये मेरा हुआ टाइप 2। और जैसा हम लोगों ने टाइप 3 देखा, तो टाइप 3 में हमने देखा कि एक दिया हुआ है एलिमेंट डॉट क्लास। तो हम चाहे तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ये जो इनपुट लगा हुआ है, इनपुट के लिए हम डायरेक्टली ये सारा का सारा प्रॉपर्टी लिख दें, तो जितना भी इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा या कुछ भी होगा, इनपुट टाइप में ये क्लास लगा होगा, सबके लिए असाइन हो जाएगा। दूसरा है एस्ट्रिक। सो एस्ट्रिक का एक एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पे मुझे लिखना होगा पहले एस्ट्रिक, देन एस्ट्रिक के साथ मुझे लिखना होगा ब्रैकेट। यस, एस्ट्रिक के साथ मुझे एक ब्रैकेट लिखना होगा। जनरली एस्ट्रिक के साथ जो लिखते हैं CSS, उसको सबसे टॉप में लिखते हैं क्योंकि ये मोस्ट हाई लेवल होता है। तो यहाँ पे हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं कि हमारा फॉन्ट का फैमिली कौन सा होगा, कर्सिव ले रहा हूँ मैं। और भी इस तरह से जो बेसिक आइटम होता है कि वो हर जगह इम्पेक्ट करे, लाइक फॉन्ट का कलर, जैसा मेरा बैकग्राउंड होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा कलर होता है। सो फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे एफ दे देता हूँ। जैसे ब्राउजर का डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है, और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में अलग अलग टाइप का फॉन्ट फैमिली डिफ़ॉल्ट होता है। जैसे अगर मैं विंडोज़ का लूँ तो उसके में टाइम्स न्यू रोमन होता है, और इसी तरह से होता है। तो उस चीज़ को अगर मैं ओवरराइड करना चाहता हूँ कि मेरा पेज जब भी ओपन हो तो ये सारा काम हो जाए, तो मैंने एक बार में, सीधा एक बार में मेरा फॉन्ट का जो स्टाइल है उसको पूरा चेंज कर दिया। अब ये मेरा फॉन्ट जो है वो कर्सिवा में आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक के अंदर में ये कोड लिखा है। नेक्स्ट पार्ट आता है
कि टैग्स के ऊपर में CSS लिखना। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है और वो इनपुट बॉक्स का जो UI हो रहा है वो बहुत सिमिलर हो रहा है सबके लिए। सो हम चाहें तो डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं इनपुट, और इस इनपुट के अंदर में हम यहाँ पे कुछ CSS, एक्चुअली इसका एग्जांपल जो है वो हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था। यहाँ पे एक लेबल लगाया था ये, और ये लेबल में कुछ CSS लिखा था, जो CSS नीचे जाके वो इम्पैक्ट करता है। तो इसका फॉन्ट साइज मैं 24 कर देता हूँ ताकि थोड़ा नोटिस हो जाए। और यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल में नेम, सो वी हैव ए लेबल एंड दैट लेबल हैव ए CSS। और ये जो टाइप हुई, ये तीसरा हुआ कि हम एलिमेंट के बेसिस पे CSS लगा रहे हैं। तो अगर मैं ये जो लेबल है, ये लेबल अगर मैं 10 बार भी यूज करता हूँ तो वो हर बार अपना CSS जो है वो ऊपर से कॉपी कर लेगा। मैं ये एग्जांपल बनाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ फोन नंबर, एक और कॉपी करता हूँ, ये लिखता हूँ ईमेल। ठीक है। सो होना ये चाहिए कि मेरा जितना भी लेवल्स है सबका स्टाइल एक जैसा होना चाहिए। तो ये एक तरीका हुआ जहाँ से हम ग्लोबली CSS को एक बार डिफाइन कर देते हैं, एलिमेंट्स के लिए, कलर के लिए, और जो भी चीज़ चाहते हैं उसके लिए। अच्छा, दूसरा था कि हम किसी ऐसे तरीके से भी लिख सकते हैं कि इस div के अंदर में जो इनपुट बॉक्स है उसके लिए कुछ CSS देना चाहते हैं। सो हम ऐसा कर सकते हैं, एक div है और div के अंदर में एक CSS, सॉरी नहीं, बेस्ट एग्जांपल ये हुआ कि हम एक साथ में दो आइटम्स को सेम प्रॉपर्टी असाइन करें। तो मैं चाहता हूं कि ये तो लेबल्स के अकॉर्डिंग मैंने हेडिंग दिया, अभी मेरा एक, अगर मैं P टैग में भी किसी का अगर हेडिंग लिखता हूं तो उस वाले सिचुएशन में भी उसका जो UI रहे वो दिखने में सेम टू सेम रहे। तो मैं अगर यहाँ पे P टैग लिखता हूँ और P टैग में मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, और ये पासवर्ड हो गया, और क्योंकि मैंने ऊपर में P कॉमा लेबल लिखा हुआ है तो जो प्रॉपर्टी लेबल के पास है वही P टाइप के पास है, बट P का क्या होता है कि वो एक लाइन ऊपर में छोड़ के लिखता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ रहा है। ओके, तो समझ में आया कि किस तरह से हम लोग CSS के सेलेक्टर को यूज़ करते हैं। सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूँगा कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाने का कोशिश करें और उस एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि किस तरह से ये काम करता है। और नेक्स्ट आइटम पे हम लोग जाएंगे। हाउ टू यूज CSS। अब पिछले क्लासेस में भी इसके बारे में बताया था। जनरली अभी हम लोगों ने देखा CSS को जो यूज कर रहे हैं वो इनलाइन कर रहे हैं एंड इंटरनल कर रहे हैं। तो इनलाइन हुआ अगर हम CSS को यहाँ पे लिख रहे हैं सो इट्स इनलाइन। अगर हम CSS को ये हेडर टैग के अंदर में इस तरह से लिख रहे हैं तो बोलते हैं इंटरनल। और हम एक CSS का फाइल बनाते हैं और उस फाइल को बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे ये सारा का सारा जो आइटम है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे एक मैं फाइल बना सकता हूँ, न्यू फाइल। लिमिटेशन ये हुआ कि ये जो भी फाइल है इसका एक्सटेंशन जो है वो CSS होना चाहिए। तो मैं बोलता हूँ style.css, इसको सेव किया। अब मैं जो भी मेरा CSS है उसको मैं वहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर सकता हूँ। तो कुछ आइटम्स को मैं उधर में कॉपी करता हूँ, कुछ को छोड़ देता हूँ ताकि इस वाले एग्जांपल में तीनों टाइप का CSS अवेलेबल हो। ओके, अच्छा, इसके बाद मुझे ये जो फाइल है इस फाइल को लिंक करना होता है। तो लिंक स्टाइल शीट, और उसके बाद आएगा कि मेरा जो फाइल है उसका मुझे पाथ देना होगा। तो अभी मैंने बनाया था styles.css, ये फाइल का नाम है, कुछ भी नाम हो सकता है, कस्टम, स्टाइल शीट, स्टाइल 1, स्टाइल 2, स्टाइल 5। अगर बहुत सारा स्टाइल लिखना पड़ता है रियल लाइफ में जब बहुत बड़ा पेज होता है। तो मैं अगर इसको एक बार रिफ्रेश करूं तो दिखेगा कि ये कहाँ से आ रहा है। ये अब इसमें 2-3 तरह से दिखेगा। यहाँ एक बार मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ ताकि ये पता चले कि वो कहाँ से आ रहा है, राइट। सो मैं यहाँ पे एक आइटम को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ दिखेगा कि ये जो लाइन है, लाइन 14 जो आ रहा है वो आ रहा है
स्टाइल शीट के लाइन 14 से इनपुट क्लास के लिए अगर मैं ये जो कलर वाइट है इसको अगर देखने का कोशिश करूँगा तो मुझे दिखेगा कि ये HTML सेलेक्टर 5 में लाइन नंबर 9 पे फॉन्ट कर्सिवा लिखा हुआ है। तो जो CSS जहाँ से आ रहा है वहाँ से हमको इस तरह से देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पे बात आता है कि अगर 3 तरह से CSS यूज़ करते हैं तो कौन से सिचुएशन में कौन सा CSS काम करेगा। तो ये हमेशा आउट टू इन काम करता है। अगर आउट टू इन में एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँ तो किसी एलिमेंट में अगर मैं कोई इनलाइन CSS लिखता हूँ, इनलाइन CSS, सो इट विल गेट ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी। ये अगर मैं किसी का साइज यहाँ पे अगर मैं देता हूँ, इनपुट बॉक्स का साइज जो है वो एक्सटर्नल में 100% है, इंटरनल में 30% है और इनलाइन में 90% है। तो जब भी काम करेगा तो लास्ट वाला जो आइटम है जो इनलाइन में दिया हुआ है उसको हाई प्रायोरिटी मिलेगा। तो ये हो गया मेरा CSS ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट।